चलिए बच्चों, आज हम बात करेंगे भारत और इजराइल के संबंधों की। भारत और इजराइल के संबंध देश की हमारी और उनकी आज़ादी के साथ ही स्टार्ट होते हैं। इसकी पूरी कहानी है लंबी चौड़ी सी। तो भारत इजराइल संबंधों की आज की डेट में बात करें तो हमारे संबंध अच्छे हैं, इवन हमारे ईरान से भी अच्छे हैं। और इवन ईरान ने आज हमें थैंक्स भी बोला कि भारतीयों को धन्यवाद उनके सपोर्ट के लिए। ईरान को ये भी समझ में आ गया कि इस समय पर कौन उनका साथ देता है और कौन सी बयानबाजी करता है। तो आने वाले टाइम पे ईरान भी अब थोड़ा सचेत रह के अपने कार्यों को करेगा। आइए अब इंडिया इजराइल की बात करते हैं। इंडिया इजराइल रिलेशन में सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है जो हमारे सामने आता है वो ये आता है कि भाई साहब इनके यहाँ हुआ क्या, कैसे हुआ, कब हुआ और उसका प्रोसेस क्या हुआ। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो ग्रीन वाला बॉर्डर है पूरा 1947 में ये फ़िलिस्तीन हुआ करता था। ये पूरा क्या था? फ़िलिस्तीन था। इसमें इजराइल के पार्ट ये जो वाइट है वो हुआ करते थे जिसमें कई सारे अटैक होते थे। उसके बाद 1947 में पार्टीशन प्लान लाया अमेरिका, मतलब यूएन, तो उसके तहत फ़िलिस्तीन के लैंड को इतना सीमित कर दिया गया और बाकी इजराइल बना दिया गया। पर बाद में धीरे धीरे 1949 से 67 तक इजराइल ने फ़िलिस्तीन को ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया और अपना एरिया बढ़ाता चला गया। इसके बाद और थोड़ा आगे जब बढ़ा इजराइल तो इजराइल ने आज की डेट में फ़िलिस्तीन को ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया है। फ़िलिस्तीन का लैंड जो पूरा हुआ करता था आज वो ख़त्म होकर सिकुड़ के छोटा सा हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच की लड़ाई बहुत अलग है। इंडिया आज भी टू नेशन थ्योरी की बात करता है, दो राष्ट्र सिद्धांत की बात करता है कि एक इस देश के भूभाग में दो राष्ट्रों का रहना संभव है और ये पॉसिबिलिटीज़ बनाई जा सकती हैं, इन पॉसिबिलिटीज़ को दिखाया जा सकता है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पर कि इन चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर हैं कि ये चीज़ें हम लोग कर लें। तो इन चीज़ों को समझना आवश्यक है कि दो राष्ट्र का सिद्धांत क्यों बनाया जा रहा है, कैसे बनाया जा रहा है, क्या चीज़ें हैं। तो इसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे भारत और इजराइल के संबंधों का प्रारंभ कहाँ से है। तो देखिए, जब भारत इजराइल के संबंधों की बात करेंगे तो प्रारंभिक दौर जो चलेगा 1947 से 1991 तक चलेगा। इजराइल की स्थापना के तुरंत बाद भारत ने इसे मान्यता दे दी थी, परंतु इससे राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किए। इन्होंने कहा हम आपसे कोई भी पॉलिटिकल रिलेशन नहीं स्थापित करेंगे, पर हम आपको लीगल मान्यता देते हैं कि आप हमारे देश में हमारे देश के साथ संबंध बना सकते हो, पर बहुत लिमिटेड। फिलिस्तीन के संबंध में अपनी नीति बनाई और गुट निरपेक्ष आंदोलन के तहत अरब देशों के संतुलन बनाया। जो इनकी नॉन अलाइन मूवमेंट था उसमें इन्होंने ये कहा कि भाई हम किसी के साथ संबंध नहीं बनाएंगे, ना किसी को मान्यता देंगे। अरब देशों के साथ हमें संतुलन बनाने की आवश्यकता है, तो उसके चक्कर में इन्होंने इजराइल को मान्यता नहीं दी। इजराइल को डी ज्यूरे की मान्यता दी। डी ज्यूरे मतलब आप हमसे राजनीतिक रूप में बात कर सकते हो, आपको अपने राष्ट्र को बनाने का अधिकार है, परंतु हम आपको पूर्ण राजनयिक संबंध नहीं बनाएंगे। हम आपसे संबंध तो रखेंगे परंतु ना आपको दूतावास खोलने देंगे, ना आपसे हमारे कोई साझेदारी संबंध होंगे, ये सब नहीं। 1970 से 80 में इजराइल ने मुंबई में अपना वाणिज्यिक दूतावास खोला। इन्होंने अपना पहली एम्बेसी खोली, परंतु इसमें भी सीमितता थी, इसको भी पूरी तरीके से लोगों के लिए खोला नहीं गया। 1992 में जब शीत युद्ध खत्म हुआ और अरब देशों के साथ संबंधों में बदलाव आया तो भारत ने इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए। इसका अर्थ क्या हुआ? इन्होंने भारत के साथ संपूर्ण रूप से राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए। दोनों देशों ने दूतावास खोले और उच्च स्तरीय वार्ताएं प्रारंभ की। प्रयोग अब क्या हुआ? दोनों देशों ने एक दूसरे के देशों में दूतावास खोल दिए और पूरी तरीके से राजनयिक संबंधों को स्थापित कर दिए। अब 47 से 1992 तक इजराइल को वेट करना पड़ा भारत के साथ अपने संबंधों को बनाने के लिए। अब रक्षा और सुरक्षा, भारत इजराइल से दूसरा बड़ा रक्षा का आया था कि रूस के बाद। भारत इजराइल से रूस के बाद सबसे ज्यादा रक्षा का सामान खरीदता है। कारगिल युद्ध में इजराइल ने भारत को लेजर गाइडेड बम, ड्रोन और खुफिया जानकारी दी थी। कारगिल युद्ध जब चला था इजराइल ने भारत को लेजर गाइडेड बम दिया था, ड्रोन दिया था और खुफिया जानकारी दी थी। बाराक-8 मिसाइल सिस्टम, अवाक, हेरॉन ड्रोन, स्पाइस 2000 बम जैसे आधुनिक हथियार भारत ने इजराइल से प्राप्त किए। ये बाराक-8 मिसाइल की बात करो, अवाक सिस्टम की बात करो, ये सब कहाँ से मिला? ये सब इजराइल से मिला। साझा रक्षा अनुसंधान, संयुक्त अभ्यास और साइबर सुरक्षा में सहयोग देते। कृषि जल प्रौद्योगिकी में इंडो इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट एक चलता है हम लोगों का बच्चों, ठीक है, जिसके तहत भारत ने 30 उत्कृष्टता केंद्र खोले हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पर ओपन किए गए। इजराइल की माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप तकनीक और जल पुनर्चक्रण की विशेषज्ञता का लाभ। इजराइल में माइक्रो इरिगेशन होता है, ड्रिप तकनीक चलती है। ड्रिप तकनीक में क्या होता है? पौधों को हम डिप चढ़ाते हैं, मतलब उसमें पाइप लगा देते हैं, जितना पानी चाहिए होता है उतना वो अवशोषित उससे कर सके।
3 वर्षीय कृषि कार्य योजना पर 2001 में हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत हम 3 वर्षीय कृषि योजना पर इजराइल के साथ कार्य करें। 1992 में व्यापार $200 मिलियन था, जो अब $4 बिलियन तक पहुंच चुका है, जिसमें हम इजराइल में हीरे का व्यापार भी करते हैं। ऊर्जा, साइबर, रक्षा, जल, स्टार्टअप और नवाचारों में इजरायली ने बहुत ज्यादा निवेश किया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए वार्तालाप जारी। विज्ञान और तकनीकी और नवाचार, इसरो और इजरायली स्पेस एजेंसी के साथ हम सपोर्ट कर रहे हैं। इसके साथ एआई, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष तकनीकी के लिए कई सारे हमारे जॉइंट वेंचर्स चल रहे हैं। 2017 में पहली बार किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने इजराइल की यात्रा की। पहली बार कोई प्रधानमंत्री था जो इजराइल घूमी करने गया, वहाँ पे घूमी करके आया, तो वो अपने दोस्त को बुलाया कि तुम भी हमारे आना, तो अगले साल वो भी घूमी करने आए। तो इसके बाद अगले साल ही 17 में गया, 18 में कौन आए थे? नेतन्याहू, ठीक है, ये उस टाइम पे वहाँ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के पक्ष में मतदान के टाइम पे इन्होंने दूरी बनाई। 2025 में जब इजराइल के पक्ष में इन्हें वोटिंग करनी थी तो ये नहीं गए, पर रणनीतिक साझेदारी बनाए रखी। फिलिस्तीन की नीति और संतुलन, भारत हमेशा 2 राष्ट्र समाधान, 2 नेशन थ्योरी की बात करता है। भारत फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को मान्यता देने वाला पहला गैर अरब देश था। फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक बना हुआ है जो युद्ध अभ्यास करता है, युद्ध करता है अपनी लिबरेशन के लिए। इसको अरब राज्यों के बाद पहला ऐसा राज्य है जिसने मान्यता दी है। भारत ने फिलिस्तीन को सहायता और समर्थन जारी रखा है, जबकि इजराइल के साथ रणनीतिक संबंध बनाए रखे हैं। ये फिलिस्तीन को भी सहायता देता है, इजराइल को भी सहायता देता है। अब अगर ऐसे करेगा तो थोड़े दिन में फिलिस्तीन खत्म हो जाएगा, तो बचेगा। तो ये एक बड़ी दिक्कत वाली बात है। अब ये फिलिस्तीन का और इजराइल का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, आपको पता है? विश्व युद्ध के समय पर यहूदियों के साथ बहुत सारे अत्याचार हुए। उनके पास कोई क्षेत्र नहीं था खुद के रहने के लिए, मतलब उनका खुद का कोई राष्ट्र नहीं था। जैसे अरबों के बहुत सारे राष्ट्र हैं, हिंदुओं के पास भी एक राष्ट्र है, क्रिश्चियंस के पास भी एक राष्ट्र है, बुद्ध के पास भी बहुत सारे राष्ट्र हो गए। तो यहूदी बेचारे क्या करते, इनके पास कोई राष्ट्र नहीं था। अगर सारी दुनिया इनसे इकट्ठी हो जाए तो अपना घर कहाँ बनाते? इसलिए बात हुई तो बेलफेयर घोषणा हुई थी, बेलफार डिक्लेरेशन बोलते हैं 1917 में। विदेश सचिव थे आर्थर बेलफोर ने यहूदी समुदाय के नेता लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड से ये कहा था कि ब्रिटिश सरकार यहूदियों के लिए फिलिस्तीन में एक राष्ट्रीय घर की स्थापना का समर्थन करती है। अब जैसे इन्होंने बोला, अब क्या वो यहूदी रिच थे, यहूदी ने फिलिस्तीन में जमीनें लेना स्टार्ट कर दिया, महंगी महंगी जमीनें, मतलब सब खरीदा। इन्हें लगा घोषणा होगी तो हमारा देश बन जाएगा, तो उन्होंने जमीन खरीदनी स्टार्ट कर दी। ये घोषणा जायनिस्ट आंदोलन की जीत थी। यहूदियों को एक मातृभूमि की मांग जो कर रहे थे वो इन्होंने पूरी कर दी। ब्रिटेन ने वादा यहूदी समर्थन पाने के लिए, यहूदी समर्थन पाने के लिए क्या था, ताकि अमेरिका और रूस में जो यहूदी समुदाय हैं वो मित्र राष्ट्रों का संबंध करें। विरोधाभासी वादे, ब्रिटेन ने अरबों से भी वादा किया। मैकमोहन और हुसैन के बीच में एक पत्राचार हुआ था 1915-16 में, जिसमें हुसैन से इन्होंने ये कहा था कि अगर आप ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह करेंगे तो आपको स्वतंत्र अरब राज्य दे देंगे। उनसे कह रहे हैं तुम्हें यहूदी राज्य देंगे, इनसे कह रहे हैं स्वतंत्र अरब राज्य देंगे। साथ ही स्काई-पिकॉट समझौता 1916 में हुआ। ब्रिटेन और फ्रांस ने पश्चिम एशिया को आपस में बांटने की योजना बनाई। उधर कह रहे हैं यहूदियों को देंगे, इधर कह रहे हैं अरबों को देंगे। बीच में ये दोनों फ्रांस और ब्रिटेन मिलकर बैठ गए, कह रहे जब हम लोग जीत जाएंगे तो पश्चिम एशिया को आधा आधा बांट लेंगे। तो ये पश्चिम एशिया बांटने की भी बात हुई। इन 3 वादों ने भविष्य में यहूदी अरब संघर्ष की नींव रखी। अब पृष्ठभूमि में क्या है, 1920 से 40 के दशक में फिलिस्तीन में बहुत सारे यहूदी प्रवासी आ गए। अब इससे क्या हो, यहूदी और अरबों के बीच में संघर्ष बढ़ जाएगा। तो ये जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और हॉलोकॉस्ट के बाद यहूदियों के लिए एक सुरक्षित राष्ट्र की मांग और तेज हो गई। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो जर्मनी ने क्या कहा, यहूदियों को मारो। इन्होंने जनसंहार प्रारंभ कर दिया, यहूदियों को गिरा गिरा के मारा, ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के मारा। तो इनको लगा भाई इतना गिरा गिरा के चुन चुन के मारेंगे, दिक्कत होगी। इन्होंने कहा हमें एक नया राष्ट्र दे दो। तो इन्होंने एक नए राष्ट्र की मांग की जो पूरी होनी जरूरी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ 1947 में आते हैं। यूएन फिलिस्तीन यहूदी अरब राज्यों को बांटने का प्रस्ताव दिया। यहूदियों ने इसका स्वीकार कर लिया, ठीक भैया हमें जो देना है दे दो, बट अरबों ने नहीं किया। अच्छा, अरब करते तो यहूदी बड़े अच्छे थे। इजराइल क्या था, तो मुझे छोटा टुकड़ा दो पर शांत बैठो। वो शांत नहीं बैठे, धीरे धीरे अब युद्ध करते करते इजराइल उनसे जीतता जाता। एक ऐसा टाइम आएगा जो सब जीत लेगा। देखिए, कोई आपसे ज़्यादा ताकतवर हो उससे लड़ना नहीं चाहिए। हाँ, वो आपको मानता होगा तो आप उसे मार दो, कुछ भी कर दो, आपको कुछ नहीं करेगा। पर अगर वो आपसे ज़्यादा ताकतवर है, किसी दिन वो गिरा के मारेगा तो फिलिस्तीन और यहूदी वाली हालत होगी। इजराइल सब खा जाएगा, फिलिस्तीन के पास कुछ नहीं बनेगा। ये फिलिस्तीन को डे 1 से पता होना चाहिए। ठीक, इसके बाद क्या हुआ बेटा,
14 मई 1948 को डेविड वैन गुरियन ने इजराइल की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अगले दिन अरब देश मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, इराक ने इजराइल पर हमला किया। अगले दिन हमला हो गया, डिशुम डिशुम हो गया, जिसमें इजराइल जीत गया और जो देश बचा था वो भी डूब गया। इसके बाद आपको क्या क्या इसमें पढ़ना है? पहला पढ़ना है बेल्फोर घोषणा, यहूदियों को फिलिस्तीन में राष्ट्रीय घर का वादा, फिर विरोधाभासी वादे, अरब और फ्रांसीसियों के अलग अलग वादे, फिर यूएन विभाजन हुआ जिससे 2 राष्ट्र का समाधान आ गया और इजराइल की स्थापना कर दी। अब इससे यूपीएससी में क्या क्वेश्चन आ सकता है? बेल्फोर घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करो विचार, पढ़ो ध्यान से, आगे खोलो, चित्त खोलो, मन खोलो और शुद्धता के साथ पढ़ो। इसे ब्रिटेन द्वारा यहूदियों के एक स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण का समर्थन हेतु जारी किया गया। यह घोषणा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जारी की गई। ठीक, इसने फिलिस्तीन को यहूदियों और अरबों के बीच संयुक्त रूप से विभाजित करने की योजना प्रस्तुत की। बताइए कौन सा सही है इसमें? बेल्फोर ने क्या किया था? बताइए आंसर इसमें। पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा सही, बोलो। छेदी छेदी बोलो, मतलब जल्दी जल्दी बोलो। आई डोंट हैव होल डे। इसका आंसर होगा ए। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। फिलिस्तीन यहूदियों और अरबों के बीच संयुक्त विभाजन को कोई योजना नहीं थी। विश्व युद्ध के दौरान इनको एक अलग राज्य देने की बात की गई। इजराइल के निर्माण से पहले निम्नलिखित में से कौन कौन से घटनाक्रम हुए? मैकमोहन हुसैन पत्राचार, स्काई पेगॉट और होलोकास्ट। तो होलोकास्ट तो नहीं हुआ। होलोकास्ट कब होगा? अच्छा, इजराइल के निर्माण से पहले होगा। हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ, तो ये भी होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तीनों हुए होंगे। ठीक है, एक और है कैंप डेविड समझौता, ये नहीं पता। तो इसका आंसर होगा क्या? पहला, दूसरा, तीसरा। कैंप डेविड समझौता इजराइल की स्थापना के बाद हुआ। बाकी ये 3 तो हुए थे जो अभी हमने ऊपर पढ़े। वो कितना इजी होता है, अगर आप ठीक से पढ़ लो तो आपको चीजें याद भी हो जाएंगी, समझ में भी आ जाएंगी। ठीक, इसके बाद मेंस अगर आप लिखना चाहते हैं तो मेंस में क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यूरोपीय शक्तियों द्वारा दिए गए वादों ने पश्चिम एशिया की राजनीति को किस प्रकार से प्रभावित किया तथा विशेष रूप से इजराइल के निर्माण की पृष्ठभूमि में विश्लेषण करें। अब ये क्वेश्चन आपसे विश्व इतिहास में पूछा जा सकता है, तो इसका उत्तर आपको लिखना पड़ेगा और लिखना ही पड़ेगा। समझ में आया? और लिखना ही पड़े पे इतना फोर्स इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आप सुबह ना जागे रहें, और दूसरा मेंस लिख के दिखाएं। एक बच्चे को छोड़कर कोई नहीं लिख रहा, डूब मरो आप। अब इस मेंस में क्या लिखोगे? मैकमोहन हुसैन पत्राचार, स्काई पेगॉट्स, बेल्फोर घोषणा, जैनिज्म और यहूदियों की राष्ट्र की अवधारणा। ठीक, अब यहाँ पे और क्या लिखोगे? द्वितीय विश्व युद्ध और हॉलोकास्ट का प्रभाव, यूएन का विभाजन प्रस्ताव और अब इजराइल संघर्ष की नींव। 1915-16 में मैकमोहन हुसैन के पत्राचार हुए। 16 में स्काई पेगॉट का समझौता हुआ जिसमें इन्होंने कहा कि हम पश्चिम एशिया को जब जीतेंगे तो आधा आधा बांट लेंगे। किसने? फ्रांस और यूके ने। इसके बाद बेल्फोर घोषणा में यहूदियों के लिए एक घर की वकालत की गई। फिर यहूदियों को प्रवासन और अरब यहूदियों का संघर्ष बढ़ता गया, क्योंकि जब इन्होंने बोल दिया कि हम आपको फिलिस्तीन में आपका घर देंगे तो यहूदियों ने क्या किया? वो पैसे वाले थे, उन्होंने महंगी महंगी ज़मीनें कहाँ खरीदनी? फिलिस्तीन में स्टार्ट कर दी। तो धीरे धीरे उन्होंने ज़मीन खरीद के वहाँ पे अतिक्रमण प्रारंभ कर दिया। अब जब ये जीत गए, सब कुछ हो गया, इसके बाद इनके ऊपर बहुत सारी आतंकवादी घटनाएं हुई। इजराइल की स्थापना के तुरंत बाद अरब देशों ने हमले किए। कई यहूदी बस्तियों पर, जितनी बस्तियां थी उन पर छापामार हमले प्रारंभ किए। 1950 से 60 में फदीन बोलते हैं, ठीक है, फिदाइनी हमले होते हैं। फिदाइनी मतलब वो जो टेररिस्ट हमले होते हैं, छापामार हुए, नागरिकों और सैनिकों का निशाना बनाते थे। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, 1972 में म्यूनिक ओलंपिक में फिलिस्तीन संगठन ब्लैक सितंबर बना। 11 इजरायली खिलाड़ियों की हत्या कर दी गई जो एक ग्लोबल टेरर अटैक बना। फिर PLO, ठीक है, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और अन्य संगठनों द्वारा स्कूल की बसों, हवाई अड्डों पर हमले किए गए। क्या किए गए? स्कूल की बसों और हवाई अड्डों पर हमले किए गए। फिर इंटिफादा और आत्मघाती हमले। पहला इंटिफादा फिलिस्तीनी विद्रोह था, पत्थरबाजी, छुरा घोंपना, बम हमले हुए।
हमास और इस्लामिक जिहाद हुआ, आत्मघाती हमले हुए, बस, कैफ़े और बाज़ारों को निशाना बनाया गया। फिर उसके बाद दूसरा 2000 से 2005 तक चला, आत्मघाती हमले हुए यरूशलेम, तेल अवीव और हैफा में। इसके बाद पासओवर मास केयर हुआ, होटल में आत्मघाती हमला हुआ, 30 से अधिक लोग मारे गए। फिर 2006 से 2023 तक गाजा का संघर्ष और रॉकेट हमले चले। हिजबुल्लाह द्वारा जो था इजरायली सैनिकों का अपहरण किया गया और लेबनान में युद्ध हुआ। 2008, 2012, 2014, 2021 में गाजा से हमास द्वारा रॉकेट हमले किए गए। ठीक, इजराइल की सैन्य जवाबी कार्रवाई की गई। 2023 अक्टूबर में हमास द्वारा इजराइल में अभूतपूर्व घुसपैठ की गई, नागरिकों की हत्या की गई, 1000 से ज़्यादा लोग मरे और ये हमला 9/11 जैसा था। 2024-25 में इजराइल पर ईरान समर्थित मिलिशिया द्वारा ड्रोन से हमले किए गए। 25 में सीमावर्ती क्षेत्रों में रॉकेट से और आईडी हमलों में वृद्धि की गई और इजराइल ने कई जमावी ऑपरेशन इसके खिलाफ चलाए। इसमें बाद में जाके अमेरिका ने भी इनकी मदद की। तो इजराइल के संबंधों में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव अप्रोच ये है कि इंडिया इसके से न्यूट्रल रहता है, ठीक है। और ईरान के हमले में हमने ना ईरान की मदद की ना हमने इसराइल की मदद की, पर हम शांत बैठे रहे। अमेरिका बीच में घुसा और उसके बाद युद्ध की समाप्ति हो गई। इजराइल जब से बना है तब से लगातार युद्ध करता जा रहा है। भारत के साथ इसकी रणनीतिक साझेदारी बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छी साझेदारी करता है। साइंस टेक में और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ में इजराइल को हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। बराक से लेकर एवाक्स तक हमने किससे लिया है? इन्हीं से लिया है। जो हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो हमने इन्हीं से लिया है। तो हमने कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इनसे ली हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। यहाँ पर हम इंडिया इजराइल रिलेशन को ख़त्म करेंगे।